Morning dear students, how are you? I hope you will be fine at home. ओके चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है, जहां से इस बात की शुरुआत होती है मैग्नेटिज्म की, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहेंगे। आप ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ऑर्स्टेड को जो क्लू मिला उसी पे आगे चल के सारी बातों के डेवलपमेंट और सारी जो मैग्नेटिज्म और जो बाकी बातें हैं वो आगे फर्दर स्टडीज वो ओपन होती चलेगी। ऑर्स्टेड के थ्रू क्या निकल के आया था वो ये चीज थी, मुख्य रूप से उन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया जिसको हम कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं, जैसे कि सपोज करने की ये वाला हिस्सा, और उसे एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें की नहीं लगाई और उस वायर के ऊपर सपोज करने ये वायर है, वायर के ऊपर मैग्नेटिक निडल जो कि नॉर्थ साउथ फेसिंग की होती है वो अपना रखा। तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, यानी उस समय जो नॉर्थ पोल था निडल का वो नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल था वो साउथ की तरफ रहा। फर्दर अगले स्टेप में क्या बताने की या देखने की कोशिश रही कि ये जो की है, यानी कि नहीं अप्लाई की थी, तब तक सर्किट ओपन था, कोई सप्लाई नहीं थी। व्हेन द की इज अप्लाइड यानी कि क्लोज सर्किट कर दिया गया, इन दैट सिचुएशन जो मैग्नेटिक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था वो क्या हुई, उसकी निडल जैसे कि अप्लाई की वैसे एक तरफ को डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दिया कि ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हुआ। उन्होंने पाया कि जब हमने करंट की सप्लाई ऑन की तब ये डिफ्लेक्शन मिला। साथ ही साथ उन्होंने फिर उसको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में भी करके देखा कि क्यों ना क्यों सेल की पोलैरिटी को चेंज करके देखा जाए, यानी प्लस और माइनस को आपस में एक्सचेंज करके देखा जाए। तो इस तरीके से पोलैरिटी चेंज की, जिधर प्लस था उधर में माइनस का हिस्सा और जिधर माइनस था उधर में प्लस का हिस्सा लेने के बाद फिर की को अप्लाई करके देखा। तो ये उनको चेंजेस मिला कि पहले डिफ्लेक्शन अगर एक साइड गया था तो इस दशा में डिफ्लेक्शन उससे अपोजिट साइड गया। तो उन्होंने इन बातों से ये कंक्लूजन निकाला कि जब तक कि किसी कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टर में कह लें कि कोई करंट पास नहीं की जाती है तब तक मैग्नेटिक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब उस कंडक्टर यानी उस वायर के आसपास में अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही करंट पास की गई और मैग्नेटिक निडल जो उसके ओवरहेड रखी गई है अगर वो डिफ्लेक्ट कर रही है तो हम सभी जानते हैं कि एक की मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे की प्रेजेंस की वजह से डिफ्लेक्शन देती है। यानी अगर कोई दूसरा मैग्नेट भी पड़ोस में है या कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक मैग्नेट के करीब में दूसरा मैग्नेट लाए तो वहां सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो वो अवे भागते हैं यानी रिपल्सन होता है, और अगर नॉर्थ साउथ ले आ रहे हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से अगर आप इस बात को विचार करें तो आप पाएंगे कि जैसे कि आन की ठीक उसी तरह उसी समय डिफ्लेक्शन दिखा। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी ये जो वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। वो मैग्नेटिक फील्ड इस निडल के साथ में अपना इंटरेक्शन दे रही होगी और इस वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि करंट कैरिंग जो वायर होता है या करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा। तो हम इस तरीके में ये कह सकते हैं या इस चीज को कोट कर सकते हैं पॉइंट बना सकते हैं क्या कि अ मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक मूविंग चार्ज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। या ये भी पाया कि अगर ये सप्लाई अगर सेल के साथ में रिओस्टेट ले लेते और सेल की जगह बैटरी ले लेते, यानी सप्लाई को अगर हम कम ज्यादा करने की व्यवस्था कर दें रिओस्टेट की मदद से जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो हम पाएंगे कि अगर सप्लाई ज्यादा दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन तेज होता है, सप्लाई अगर कम दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन धीरे होता है। इसका मतलब करंट की क्वांटिटी को कम करने पे मैग्नेटिक फील्ड आसपास में कम क्रिएट होती होगी
और ज्यादा करने पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा क्रिएट होती होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन भी जो मैग्नेटिक निडल में होगा वो भी कम और ज्यादा हो गया होगा। तो इनके इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकले वो इस बात के निकले, पहली तो खास बात, देयर इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मींस इफ देयर इज अ करंट देन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। यानी क्या निकला, देयर इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का कैसा इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे पता चला, करंट पास की गई कंडक्टर में तो आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। उसी वजह से ही जो निडल है उसने डिफ्लेक्शन दिया हो। तो तभी ये सेंटेंस इसको हम कंक्लूजन में ले सकते हैं कि देयर इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट मींस if there is a current then there is a magnetic field also. That means magnetic field can be created by the electric field, यानी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी मदद से प्रोड्यूस की जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से प्रोड्यूस की जा सकती है। आगे चल के लेटर ऑन इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट, यानी फर्दर ऑर्सेट के बाद में आने वाले समय में जैसे जैसे जो साइंटिस्ट ने अपनी जो खोज खबर और आगे ली हो, उस तरीके से आगे चल के क्या डेवलपमेंट और मिला कि लेटर ऑन इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट की जा सकती है। यहां पे हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सकती है, और आगे चल के और क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड भी यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई भी क्रिएट की जा सकती है, जिसका एग्जांपल आप सभी आज की डेट में जानते हैं डायनेमो या जनरेटर के रूप में। वो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं इस बात से। फिर एक और अगले पॉइंट की स्टडी हम लोग करेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल, यानी एम्पियर के द्वारा एक रूल दिया गया था जो स्विमर को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। वो यहाँ पे जो निडल है मैग्नेटिक निडल वो डिफ्लेक्ट करती है, अब किधर करेगी, लेफ्ट करेगी, राइट करेगी, ये कैसे क्या डिसीजन लिया जाए, इस बात को देखते हुए एम्पियर ने एक स्विमिंग रूल दिया था। तो एम्पियर स्विमिंग रूल के भी नाम से जाना जाता है, और ये स्नो रूल SNOW स्नो रूल के फॉर्म में भी ये पहचाना जाता है। अब है जब हम समझाते हैं आपको, सपोज कर लें कि कोई कंडक्टिंग वायर है जैसे कि हमने दिखाया है, जिसमें साउथ टू नॉर्थ मान लें कि करंट फ्लो हो रही है, और कोई स्विमर, कल्पना कर लें कि स्विमर भी जो है वो इसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, किधर से किधर, साउथ टू नॉर्थ। जान लें कि नॉर्थ की तरफ उसका हेड है, साउथ की तरफ उसका लेग का हिस्सा है, यानी वो भी साउथ टू नॉर्थ स्विम कर रहा है। तो इस दशा में जो उसका लेफ्ट हैंड होगा उधर की तरफ में डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड जो होगा उधर की तरफ डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसी स्विमर की जगह पे हम एक कल्पना कर सकते हैं किसकी, मैग्नेटिक निडल की करने की। मान ले एक वायर है जिसमें करंट पास कर रही है किधर से किधर, साउथ टू नॉर्थ, एंड इफ यू इमेजिन देयर इज अ मैग्नेटिक निडल ओवर टू दिस, अगर ऐसे करंट पास करे साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो वेस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ। तो इसको पूरे फॉर्म में हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, स्नो वाले वर्ड की मदद से, SNOW, यानी इफ द करंट इज पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड ओवरहेड हमने क्या रख रखा है, मैग्नेटिक निडल रख रखी है, तो उस मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, वेस्ट की तरफ से। यानी साउथ टू नॉर्थ अगर करंट है तो उस वायर के ओवरहेड अगर मैग्नेटिक निडल मौजूद है तो वो अपना वेस्ट में डिफ्लेक्शन दिखाएगी। अब अगर कोई कहे कि अगर नॉर्थ टू साउथ करंट होती तो आप इतना समझ सकते हैं कि वेस्ट की तरफ जो डिफ्लेक्शन था वेस्ट की तरफ ना होके अब दूसरी साइड में ईस्ट की तरफ हो जाता। ओके, तो जैसे इसमें जब आपने देखा था कि पोलैरिटी चेंज करने पे डिफ्लेक्शन निडल ने पहले अगर इधर दिया था तो उधर दिया, तो इधर और उधर वाली बात को क्लियरली हम कैसे समझें, किस मदद से, एम्पियर स्विमिंग रूल की मदद से समझें। तो इस तरीके से आपको हॉर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ
एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में आपको कंफर्म क्लियर हो गया होगा। और पूरी बात का जो कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे इस बात का हमें हर हाल में ख्याल रखना है, क्या जो स्टैटिक चार्ज है यानी जो रुका हुआ चार्ज है, इट कैन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो स्टैटिक चार्ज होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जैसा कि आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अगर एक मूविंग चार्ज है, जो कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्ड चैप्टर में देखा, यानी जहां पे ओम्स लॉ और इन सब की बातें हम लोगों ने करी, तो जो एक मूविंग चार्ज है इस पे दोनों बातें लागू हैं। इट कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम लोगों को क्लियर कट साफ रखना चाहिए क्या, कि जो स्टैटिक चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो मूविंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरीके की फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, ओके फ्रेंड्स। और अगली क्लिप में जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में जो लगने वाला जो फोर्स होता है उससे संबंधित कुछ लॉज की बात करेंगे। तो आप इस तरीके से जुड़े रहें और देखते रहें क्लिप। अगर पसंद करते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।